Hello students, welcome to Educate. Today we'll be studying the third chapter of your class 11th history और जो थर्ड चैप्टर है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री जो आपकी हिस्ट्री की बुक है उसमें नोमैडिक एम्पायर्स। तो सबसे पहले में ये समझना जरूरी है व्हाट डज द टर्म नोमैड और नोमैडिक मीन। सो अप अंटिल नाउ अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें फ्रॉम द फर्स्ट टू द सेकेंड एंड नाउ इवेंचुअली द थर्ड चैप्टर, हमें यह समझने की जरूरत है कि हिस्ट्री क्रोनोलॉजिकली कैसे मूव कर रही है। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले वी विटनेस्ड अर्ली ह्यूमंस, उसके बाद वी हैड अर्ली सिविलाइजेशंस। ठीक है, अर्ली सिविलाइजेशंस। नाउ सेकेंडली जिसमें की था आपका मेसोपोटामिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, सुमेर एटसेट्रा, असीरिया, बेबीलोन। सेकेंडली वी हैव Roman Empire. All right, Constantine, Republic, the rule of law, whatever we saw here. Eventually, we come to nomadic empires. अब अगर हम nomad की बात करें तो एक nomadic empire उस empire को कहा जाता था जो basically एक जगह fixed नहीं थे. They were different from the actual or the real notion of civilization that is there. मतलब कि अगर हम एक नॉर्मल सिविलाइजेशन को देखें जैसे वो अपने आप को कंडक्ट करती है, उससे अलग होते हैं नोमैड्स। नोमैड्स एज द नेम सजेस्ट्स ये एक जगह पे फिक्स्ड नहीं रहते, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं, जिसमें इनका लाइफ स्टॉक दैट इंक्लूड्स देयर कैटल, इनका जितना भी सोर्स है फॉर फूड included, they travel each and every place throughout the subcontinent or a continent respectively. For example, if we look at the Hunnic Empire, the Huns, जिन्होंने हंगरी जो कंट्री है, हुन से ही नाम आया, जो कंट्री है हुनगारी, यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में कंट्री है। ऑलराइट, so this is also an example of nomadic empires. Now the most common or the most famous nomadic empire that is known up until now is the Mongolian Empire, Genghis Khan. Why? Because ये भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, एक फिक्स्ड सिविलाइजेशन नहीं था। They used to live in yurts. यर्ट माने एक ऐसा हट जो कि आप लेकर के ट्रैवल कर सकते हो। आप एक जगह, इनका कोई फिक्स्ड घर नहीं होता था, एक जगह से दूसरी जगह ये जाते रहते थे एंड उस दौरान अपना सारा अपनी लाइफ स्टॉक, जैसे एक तरीके से बंजारे रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिप्सीज, सिमिलरली नॉट एग्जैक्टली द सेम बट सिमिलरली दैट्स हाउ द नोमैड्स वर। ऑलराइट, यूजुअली दे केम फ्रॉम द स्टेप्स, ऑलराइट, जो कि बेसिकली होता था लार्ज और वेरी वास्ट एरिया ऑफ ग्रासलैंड्स विद वेरी फ्यू फॉरेस्ट काइंड ऑफ वेजिटेशन, ट्रीज एंड एटसेट्रा। बैरन लैंड, खुली जमीन होती थी, उसको स्टेप्स कहा जाता था। नाउ द टर्म नोमैडिक एम्पायर्स कैन अपीयर कॉन्ट्रडिक्टरी। नोमैड्स आर arguably quintessential wanderers, as I said, wanderers organized in family assemblies with a relatively undifferentiated economic life and rudimentary systems of political organization. अब जो nomads होते थे, इनका political organization, इनकी जो family से एक affiliation थी, they belonged to each and every clan, different clans, different groups. So, for example, Mongolian Empire के अंदर ही अलग अलग क्लैंस थे,
अलग अलग कबीले थे, ऑलराइट, दे वर लाइक नोमैड्स, ओके, उन्हें नोमैड कह सकते हैं. The term empire, on the other hand, carries with the sense of material location a stability derived from complex social and economic structures and the governance of an extensive territorial dominion through an elaborate administrative system. अब अगर ये नोमैड थे तो इनका एम्पायर कैसे हो सकता है? तभी इस टर्म को कॉन्ट्राडिक्टरी कहा गया है, बिकॉज Genghis Khan created the largest empire throughout history, and his empire stretched from Korea to maybe Ukraine. इतना लंबा एम्पायर था चंगेज खान का, from east to west, and if you look at it from north to south perspective, from Russia to Afghanistan, ये इनका नॉर्थ टू साउथ एम्पायर का एक्सटेंट था. सो this chapter studies a different group of nomads, the Mongols of Central Asia, who established a transcontinental empire under the leadership of Genghis Khan, straddling Europe and Asia through the 13th and 14th centuries. Relative to the agrarian-based imperial formations in China, the neighboring nomads of Mongolia may have inhabited a humbler, less complex social and economic world. But the Central Asian nomadic societies were not insulated islands that were impervious to historical change. These societies interacted, had an impact, and learned from the larger world of which they were very much a part of. This chapter studies the manner in which Mongols under Genghis Khan adapted their traditional social and political customs to create a fearsome military machine and a sophisticated method of governance. The challenge of ruling a dominion spanning a melange of people, economies, and confessional systems meant that the Mongols could not simply impose their steppe traditions over their recently annexed territories. They innovated and compromised, creating a nomadic empire that had a huge impact on the history of Eurasia, even as it changed the character and composition of their own society forever. Now, if we look at the Mongolian Empire, ये एक कॉन्टिनेंट तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं था. पूरा मेजॉरिटी ऑफ एशिया अपार्ट फ्रॉम जापान, उसके बारे में भी हम बताएंगे. बस एक जापान एक ऐसी जगह थी जिसको विलिंगली चेंगिस खान कॉन्कर नहीं कर पाया था, बिकॉज जापान एक छोटा सा आइलैंड है, एंड एवरी टाइम द मंगोलियन आर्मी यूज्ड टू एडवांस इन ऑर्डर टू टेक थ्रू जापान, एक सडनली स्टॉर्म आ जाता था, एंड उस पानी के स्टॉर्म से द मंगोल आर्मी was drowned, defeated, and suffered a huge loss even before they began fighting a war. और उस जो डिवाइन विंड या वो जो स्टॉर्म आता था उसका नाम जापानीज लोगों ने रखा था कामेकाजी और द डिवाइन विंड. ऑलराइट, सो the steppe dwellers themselves usually produced no literature, so knowledge of nomadic societies. So देखिए जो nomadic societies होती हैं, because it was not a proper civilization, they used to keep traveling from one place to another. इस वजह से उनके लिटरेचर के बारे में, उनके कल्चर के बारे में जानने का एक ही तरीका होता है, और वो है दूसरे सिविलाइजेशंस, दूसरे कल्चर्स का उनके ऊपर इंटरप्रिटेशन. ऑलराइट, सो फ्रॉम क्रॉनिकल्स, travelogues, and documents produced by the city-based literateurs. Okay, these authors often produced extremely ignorant and biased reports of nomadic life. अब जिन कंट्रीज को कॉन्कर किया है
मंगोल्स ने, या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं जिस भी कल्चर से दे केम अक्रॉस। फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट है मार्को पोलो का। मार्को पोलो द फेमस इटालियन ट्रैवलर, सबसे ज्यादा उसके अकाउंट्स कंसिडर किए जाते हैं जब भी मंगोल्स के बारे में कुछ जानना होता है। हालांकि मार्को पोलो कभी भी चंगेज खान के जिंदा रहते रहते अब मंगोलियन एम्पायर में नहीं आया था। वो आया था कुबलाई खान के एम्पायर में, जो उसका ग्रैंडसन था। ऑल राइट, सो these authors often produced extremely ignorant and biased accounts। एक तरफा होता था, जो कि एक बहुत बायस्ड नोशन दिया जाता था जिसमें इस मंगोलियन एम्पायर का। ऑलराइट, बुद्धिस्ट, कन्फ्यूशियन, क्रिश्चियन, टर्किश एंड मुस्लिम, although not always familiar with Mongol customs, many of them produced sympathetic accounts, even eulogies, that challenged and complicated the otherwise hostile city-based tirade against the steppe marauders. The history of the Mongols, therefore, provides interesting details to question the manner in which sedentary societies usually characterized as primitive barbarians. Now, अब barbarian का मतलब क्या होता है? मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको समझाया था। यू कैन ओपन दैट वीडियो एंड सी दैट द टर्म बारबेरियन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बार्बरोस, okay, which meant a non-Greek, someone whose language sounded like a random noise. Barbar. In Greek texts, barbarians were depicted like children unable to speak or learn or reason properly, cowardly, effeminate, luxurious, cruel, slothful, greedy, and politically unable to govern themselves. The stereotype passed to the Romans, who used the term for the Germanic tribes, the Gauls and the Huns. मैंने जो आपको बताया था अभी, the Chinese had different terms for the steppe barbarians, but none of them carried a positive meaning. All right, because जो barbarians थे एक बहुत ही harsh climatic condition से आते थे, plus their way of life was very different from the ones living in a proper civilization. So the stereotype or the connotation that was attached to them was also very negative, usually negative. ठीक है? Perhaps the most valuable research on the Mongols was done by Russian scholars starting in the 18th and 19th centuries as the Tsarist regime consolidated its control over Central Asia. All right? This work was produced within a colonial milieu and was largely survey notes produced by travelers, soldiers, merchants, and antiquarian scholars. In the early 20th century, after the extension of the Soviet republics in the region, a new Marxist historiography argued that the prevalent mode of production determined the nature of social relations. It placed Genghis Khan and the emerging Mongol Empire within a scale of human evolution that was witnessing a transition from tribal to a feudal mode of production, from a relatively classless tribal to a classless society to one where there were wide differences between the lord, the owners of the land, and the peasant. Despite the following such a deterministic interpretation of history, excellent research on Mongol languages, their society and culture was carried out by scholars such as Boris Yakovlevich, Vladimir Stov. Others such as Vasily Vladimirovich Bartold did not quite toe the official line at a time when the Stalinist regime was extremely wary of regional nationalism. Bartold's sympathetic and positive assessment of the career and achievements of the Mongols under the rule of Genghis Khan and his successors got him into trouble with the censors.
अब थ्रू आउट हिस्ट्री अलग अलग हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स, ट्रैवलर्स, मेनली रशियंस ने मंगोल एम्पायर, चंगेज खान के बारे में लिखा है बिकॉज उनकी नेबरिंग कंट्री है. सो गेटिंग इनटू द अकाउंट्स, द लाइफस्टाइल्स एंड द वे इन विच द मंगोल्स लिव्ड वाज रिलेटिवली इजियर. बट रशिया में जो सारिस्ट रिजीम से लेकर के जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बाद सोवियत रशिया बना था, तो सोवियत रशिया में थोड़ा मंगोल्स की हिस्ट्री को दबा के रखा गया. क्यों? क्योंकि सोवियत रशिया सिर्फ रशिया नहीं था जो हम प्रेजेंट डे रशिया को देखते हैं, मंगोलिया भी उसका एक पार्ट था, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी उसका एक पार्ट हुआ करती थी, जिस वजह से वो रीजनल नेशनलिज्म को थोड़ा दबाना चाहते थे कि लोकल आवाजें थोड़ी कम उठे, मॉस्को का दबदबा बना रहे जो कि राजधानी और द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया, उनको थोड़ा अपर हैंड मिले. दैट इज वाई. ऑलराइट. तो इस वजह से मंगोल्स, चंगेज खान एंड द एंटायर मंगोल सोसाइटी और द किंगडम, टू बी ऑनेस्ट, उसके बारे में जो चाइनीज इंटरप्रिटेशंस भी हैं वो बहुत ज्यादा बायस्ड हैं, बिकॉज द चाइनीज वर victim, fell a victim to the Mongol marauders or the invaders as mentioned here. So moving forward, ये था आपका मंगोल एम्पायर. एज आई मेंशन्ड बिफोर, इंडिया नाउ, इसको लेकर के बहुत थ्योरीज हैं, काफी मूवीज बनी हैं. अगर आप सबने वो फेमस एक बॉलीवुड मूवी है पद्मावती, वो देखी होगी, तो उसमें स्टार्टिंग में एक सीन दिखाते हैं दैट अलाउद्दीन खिलजी ब्रेवली फाइट्स ऑफ द मंगोल्स and India is henceforth saved from the Mongol invasion. लेकिन अगर आप ध्यान से एक चीज नोटिस करोगे, जो मंगोल्स थे वो गर्म इलाकों में जा ही नहीं पाते थे. उनका जो रहन सहन था, जो उनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस थी जिससे उनकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी थी, जिन एरियाज में वो वॉर फाइट करते थे और जहां पे उन्होंने अपना किंगडम बढ़ाई, ये रिलेटिवली ठंडे देश हैं, थोड़ी कोल्ड कंट्रीज हैं जहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा ठंडा होता है. मतलब साल में ये मान लेते हैं 6 से 7 महीने तो थोड़ा ठंडा मौसम ही रहता है अकॉर्डिंग टू अस इंडियंस. ऑलराइट. मतलब कोई इंडियन इन जगहों पे रहे तो उसे स्वेटर पहनना पड़े. फॉर एग्जाम्पल तिब्बत, अफगानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहां तक कि अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया तक को टच नहीं करा है. कुवैत, यूएई, बहरेन, इन सबको भी टच नहीं करा है. क्यों नहीं करा? क्योंकि ये बहुत गर्म इलाका है. अगर आप ये देखिए, जो वेदर होता है, टाइम जो कैलकुलेट करा जाता है वो लॉन्गिट्यूड से करा जाता है. आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, वर्टिकल. जो लैटिट्यूड्स होते हैं उससे वेदर डिसाइड होता है कि कौन सी जगह पे कैसा वेदर रहेगा. ठीक है. अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, नीचे आता है हमारा इक्वेटर. अब आप एक बात समझिए कि इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो बिल्कुल करेक्ट मैच करता है सऊदी अरेबिया के साथ. मतलब कि मोर और लेस हमारे यहाँ पे जो मौसम रहता है सऊदी अरब में भी वैसा ही रहता है, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू कंट्रीज इन अफ्रीका जिनका लैटिट्यूड का जो सिमिलैरिटी है दैट गोज विद सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया के साथ. ठीक है. तो इस वजह से मंगोल्स ने इस एरिया को टच नहीं किया, जो कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इज द मोस्ट सूटेड आर्गुमेंट. अदरवाइज एट दैट टाइम अलाउद्दीन खिलजी को छोड़िए, अपने जैसे वो और भी राजा ले आते तो भी मंगोल इन्वेजन को रोकना इम्पॉसिबल था. बड़े बड़े किंगडम्स नहीं रोक पाए थे. इस्लामिक कैलिफेट जो है वो कोलैप्स कर गए थे, और इस्लामिक कैलिफेट तो कोई एक कंट्री थी ही नहीं, इट वॉज एन एम्पायर. वो कोलैप्स कर गए थे मंगोल्स के अंदर. एंड आई थिंक इट वॉज हुलैगू खान, उसके अंडर कोलैप्स हुआ था. एनीवेज, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि देखिए, जो रीजन था मंगोल एम्पायर का इंडिया में एंटर ना करने का, वो प्योरली क्लाइमेटिक था. बिकॉज उन्हें यहां गर्मी लग रही थी, वो गर्म इलाकों में को नहीं छूते थे. पर्शिया को कैप्चर कर लिया, ईरान को कर, मतलब कि ईरान को कर लिया, टर्की हो गया, रशिया हो गया, यूरोप के कुछ पार्ट हो गए आपके, एंड सेंट्रल एशिया हो गया, कोरिया हो गया आपका, चाइना हो गया, यू नो, ऑल दीज कंट्रीज. ऑलराइट. फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप यहाँ पे भी देखें तो लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, यहाँ पे भी मंगोल्स नहीं आए थे बिकॉज ऑफ वेदर.
नॉट बिकॉज दे कुडंट कॉन्कर या फिर वहां के लोगों ने उन्हें फाइट करके भगा दिया था, दैट्स नॉट ट्रू, दैट इज अ वेरी अनरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। जो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि लैटिट्यूड के हिसाब से जो इंडिया का वेदर बैठता है, आप एक चीज कॉमन देखिए, इंडिया लैटिट्यूड में जहां बैठ रहा है, ऑलराइट, सॉरी, इंडिया लैटिट्यूड में जहां बैठ रहा है, जिन कंट्रीज के साथ, सिर्फ इंडिया ही नहीं, उन कंट्रीज को भी मंगोल एम्पायर ने टच नहीं किया था, ऑलराइट। तो दिस वाज द फुल एक्सटेंट ऑफ द मंगोल एम्पायर initially created up by Genghis Khan and expanded later by his descendants further on. ठीक है? So, introduction. In the early decades of the 13th century, the great empires of the Eurasian continent realized that the dangers posed to them by the arrival of a new political power in steppes of Central Asia. Genghis Khan, somewhere around 1227 AD, had united the Mongol people. Genghis Khan's political vision, however, went far beyond the creation of a confederacy of Mongol tribes in the steppes of Central Asia. अब जो यूरोप और एशिया में कन्फेडरेसीज थी, किंगडम्स थे, उनको एक सडनली 13th और 14th सेंचुरीज में एक थ्रेट देखने लगा, और वो थ्रेट क्या था? एक आदमी जिसका नाम चंगेज खान था, who was born somewhere around 1227 AD, एंड उसने मंगोल ट्राइब्स को, जो अलग अलग कबीले होते थे फ्रैक्शंस में, उन्हें यूनाइट किया। यूनाइट करके ही वॉज एक्सपैंडिंग हिज एम्पायर। इनिशियली उसका जो एम्पायर था सेंट्रल एशिया और मंगोलिया के आसपास था। सेंट्रल एशिया जो क्रेसेंट कंट्रीज हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एटसेट्रा, ये सारी कंट्री, तुर्कमेनिस्तान, जिन्हें टर्किक कंट्रीज भी कहा जाता है, नॉट टर्किश, टर्किक, दोनों में फर्क है, ऑलराइट। ही हैड अ मैंडेट फ्रॉम गॉड टू रूल द वर्ल्ड। अब चंगेज खान लोगों को ये बोलता था कि उसके पास ऊपर वाले का मैंडेट है या ऊपर वाले का ऑर्डर है, फ्रॉम डायरेक्ट ऑर्डर फ्रॉम गॉड, दैट ही शुड बी द वन रूलिंग ओवर एवरीवन। Okay, even though his own lifetime was spent consolidating his hold over the Mongol tribes, leading and directing campaigns into adjoining areas in northern China, Transoxiana, Afghanistan, eastern Iran, and the Russian steppes. His descendants traveled further to fulfill Genghis Khan's vision and create the largest empire the world had ever seen. All right. सो ये एरिया था चंगेज खान ने जो मेन कैंपेन्स करी थी। चाइना, ट्रांसऑक्सियाना जिनको पता ना हो, समवेयर अराउंड दैट सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड पार्ट्स ऑफ रशिया, अफगानिस्तान, ईस्टर्न ईरान एंड रशियन स्टेप्स, ऑलराइट, ठीक है। यूरेशिया, पार्ट्स ऑफ यूरोप वर ऑल्सो टच्ड। सो उसका जो विजन था वो ये था, दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा करना। इट वॉज इन द स्पिरिट ऑफ चंगेज खान्स ideals that his grandson Mongke warned the French ruler Louis the Ninth. All right, ठीक है। Eventually, empire, because they had also touched Europe, parts of Europe were also, considered being within the ambit of the Mongol Empire. तो इस वजह से as they were expanding, जैसे वो अपना एम्पायर एक्सपैंड कर रहे थे, जो ग्रैंडसन था चंगेज खान का, मोंके खान, जिसके हाथ में इवेंचुअली क्या कहते हैं, रूल चला गया था, इनहेरिट किया था उसने सब कुछ। ही हैड वार्न्ड द फ्रेंच रूलर लुई नाइन्थ, ऑलराइट। अब लुई नाइन्थ को जो वार्निंग गई थी वो कुछ इस तरीके की थी। सो इट वॉज काइंड ऑफ लाइक अ लेटर, बट अ वार्निंग लेटर, ओके। सो द वार्निंग लेटर स्टेटेड, इन हेवन देर इज ओनली वन एटर्नल स्काई, ऑन अर्थ देर इज ओनली वन लॉर्ड, चंगेज खान, द सन ऑफ हेवन।
when by the power of the eternal heaven the whole world from the rising sun to its setting shall be at one in joy and peace, then it will be made clear what we are going to do. If when you have understood the decree of the eternal heaven, you are unwilling to pay attention and believe it, saying, our country is far away, our mountains are mighty, our sea is vast, and in this confidence you bring an army against us. We know what we can do. He who has made easy what was difficult and near what was far off, the eternal heaven knows. So it's like a warning, एक धमकी मान सकते हैं to Louis the Ninth to surrender before Genghis Khan and the Mongol army. कि बेसिकली हम चाहते हैं यहाँ से लेके वहां तक इटर्नल स्काई, ऊपर वाले का मैंडेट है, डिवाइन मैंडेट है कि सारी जमीन हमारी है, एंड फ्रॉम द राइजिंग सन टू वेयर इट सेट्स इट्स ऑल अस. तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कंट्री के माउंटेन्स और सी बहुत वास्ट है, तुम बच जाओगे और फिर तुम हमारे अगेंस्ट आर्मी लाओगे. सो दिस इज व्हाट, ये मेंटालिटी हमें देखने को मिल रही है फ्रॉम द ग्रैंडसन ऑफ चेंगिस खान, हु is trying to warn or send chills down the spine of Louis the Ninth and make him realize who he is actually messing with. All right? ये यहाँ पे हमें नोटिस करने को मिलता है. These were not empty threats, and the 1236 to 1241 campaigns of Batu, the other grandson of Genghis Khan, devastated Russian lands up to Moscow, seized Poland and Hungary, and camped outside Vienna. Now, बातू खान, जो कि एक और ग्रैंडसन था चंगेज खान का, ये जो थ्रेट्स थे ये खोखली बातें नहीं थी, सच में उन्होंने अटैक किया था. एंड इवेंचुअली बातू खान ने मॉस्को कॉन्कर कर लिया, पोलैंड कॉन्कर कर लिया एंड हंगरी कॉन्कर कर लिया. अब वो जर्मनी के पास बैठा हुआ था, इतना दूर तक ये लोग पहुंच चुके थे. ऑलराइट, इन द 13th century it did seem that the eternal sky was on the side of the Mongols, and many parts of China, the Middle East, and Europe saw in Genghis Khan's conquests of the inhabited world the wrath of God, the beginning of the day of judgment. Beginning of the day of judgment, कयामत, wrath of God, ऊपर वाले का गुस्सा. ये वर्ड्स यूज करे जाते थे चंगेज खान और मंगोल आर्मी के लिए. Why? We'll study further. Because वो इतने ब्रूटल होते थे, वो बच्चे बूढ़े किसी को नहीं देखते थे. The way they used to fight wars was very bloodthirsty. यहां तक कि कई अकाउंट्स में, कई हिस्टोरियंस ने मेंशन किया है कि जब भी मंगोल आर्मी किसी दूसरी जगह पे जाती थी, they used to go to some place else to fight a war, वो कैनिबलिस्टिक भी हो जाते थे, वो कुछ भी खा लेते थे. they used to eat anything and everything, sometimes even humans. so कई बार इंसान को खा लेते थे. so that is why they were so feared. alright, कैप्चर ऑफ बुखारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये story, or this part is one of the most famous stories related to the Mongol Empire. All right, and what they were like, how they fought wars, and how they treated prisoners. Capture of Bukhara. Juwaini, late 13th century Persian chronicler of the Mongol rulers of Iran, carried an account of the capture of Bukhara in 1220. नाउ बुखारा की अगर हम बात करें, बुखारा एक ऐसी जगह है जो उज्बेकिस्तान में पड़ती है. ऑलराइट, एंड वहां का एक काफी फेमस शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट होता था. ऑलराइट, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिटी, जोवेनी रिपोर्टेड, Genghis Khan went to the festival ground where the rich residents of the city were and addressed them. बुखारा में एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल ग्राउंड है जहां पे सारे फेस्टिवल्स
वहां के लोग मनाया करते थे. अपेरेंटली चेंगिस खान हैड गैदर्ड एवरीवन, हर किसी को गैदर किया. रिच रेजिडेंट्स, खास करके जो अमीर लोग थे उस शहर के, उन्हें गैदर किया. एंड इसने कहा, ओ पीपल, know that you have committed great sins, and that the great ones among you have committed these sins. If you ask me what proof I have for these words, I say it because I am the punishment of God. If you had not committed great sins, God would not have sent a punishment like me upon you. Now one man had escaped from Bukhara after its capture and had come to Khorasan. He was questioned about the fate of the city and replied, they came, they burnt, they slew, they plundered, and they departed. Now, Chengiz Khan ने जब बुखारा में उन रेजिडेंट्स को, रिच रेजिडेंट्स को एड्रेस किया, उसने सीधा कहा कि मैं आज यहाँ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि तुम लोगों ने बहुत पाप करे हैं, और मेरे पास इसका क्या सबूत है कि तुमने पाप करे. मैं किस हैसियत से बोल रहा हूं? क्योंकि मैं ऊपर वाले की भेजी हुई एक पनिशमेंट हूं तुम्हारे लिए, एक सजा हूं तुम्हारे लिए. एंड एक रेजिडेंट जो बुखारा से भागा था, खुरासन पहुंचा. खुरासन इज प्रेजेंट डे area around the Hindu Kush mountains and somewhere parts of Afghanistan and a little part of Central Asia as well. उसने बताया कि बहुत ब्रूटल थे. They plundered, they burnt, सब जला दिया, सबको काट दिया, सबको मार दिया और चले गए. All right. How did the Mongols create an empire that dwarfed the achievements of the other world conqueror who was Alexander the Great? All right. ऐसा उन्होंने क्या किया कि उनकी मिलिट्री कैंपेन्स बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही. ऑलराइट. The poor technological communications what were deployed by the Mongols to administer control over such a vast dominion. For someone to self-confidently aware of his moral, divinely dispensed right to rule, how did Chengiz Khan relate to the diverse social and religious groups that comprised his dominion? Because empire इतना बड़ा था, एक जगह when the Mongol Empire had expanded through the Middle East, for example इराक में तो उस टाइम पे बगदाद तो कैलिफेट था, वहां तो पूरा खलीफा बैठता था. Who was the most divine figure in Islam? For example, in in Catholic Christianity or the Catholic Church, Vatican City में जो पोप है वो सबसे बड़ी पोजीशन होल्ड करता है. ठीक उसी तरीके से उस टाइम पे जो मुस्लिम्स थे उनके लिए खलीफा पोजीशन होल्ड करता था, जो कि बगदाद में बेस्ड था. So many people, so many different nationalities, so many different religions, so many different cultures. Apparently, how did Chengiz Khan or the Mongol Empire tackle with all these problems that arose from diversity? ठीक है? So in the making of his imperium, what happened to its plurality? Alright, ये सारे सवाल हैं regarding the Mongol Empire. Alright? So who did they interact and how do we know about their society and politics? We will read that now. Social and political background. ये थे कौन Mongols actually? So the Mongols were a diverse body of people linked by similarities of language to the Tatars, Khitan and Manchus in the east and the Turkic tribes to the west. अब बहुत ज्यादा मंगोल्स के बारे में अगर हम बात करें, ये कोई एक प्रेजेंट डे मंगोलिया की बात नहीं. मंगोल्स आज भी प्रेजेंट डे में बहुत डाइवर्सली पॉपुलेटेड है. दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो अलग अलग भाषाएं भी कभी कभी बोलते हैं. तातार, खितान, मांचूज टू द ईस्ट, मतलब चाइना की तरफ मांचूज भी हैं. ये एक इट्स काइंड ऑफ लाइक एथनिसिटी.
टर्किक ट्राइब्स टू द वेस्ट, थोड़ा टर्किक ट्राइब्स जो थोड़ी टर्किश टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं बट नॉट एग्जैक्टली टर्किश. फॉर एग्जाम्पल उज्बेक, कजाक, किर्गिज, ताजिक, तुर्कमेन, ये लैंग्वेजेस आर टर्किक लैंग्वेजेस, दे आर नॉट टर्किश. टर्किश अलग है, टर्किक अलग है. टर्किश टर्किक से निकली है. ऑलराइट, ऐसा समझना चाहिए हमें. ऑलराइट, some of the Mongols were pastoralists while others were hunters and gatherers. तो इनका अपना एनिमल लाइफ स्टॉक था. दे वर एनिमल हर्डर्स फॉर वुल, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट एटसेट्रा. ये एनिमल्स को हर्ट करते थे, पालते थे, कैटल और ये सारे जानवर. बाकी सारे हंटर्स गैदरर्स थे जो अपने खाने के लिए अपना शिकार किया करते थे. The pastoralists tended horses, sheep, and to a lesser extent, cattle, goats, and camels. They nomadized. Okay. Nomadized का मतलब क्या होता है? Important term. किसी भी चीज को एक नोमैडिक तरीके में चेंज कर देना. Nomadized. Alright? Nomadized in the steppes of Central Asia in a tract of land in the area of the modern state of Mongolia. This was and still is a majestic landscape with the wide horizons, rolling plains ringed by the snow-capped Altai mountains to the west and the arid Gobi desert in the south, and drained by the Onon and Selenga rivers and myriad springs from the melting snows of the hills in the north and the west. तो एक बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है यहाँ पे. Whether it's the desert, the snow, there are only 2 rivers, and at the same time Gobi Desert बहुत dry and arid region, mainly a very cold and harsh region जहाँ की climatic conditions बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं. All right? Okay. Lush, luxuriant grasses for pasture and considerable small game were available in a good season. The hunter-gatherers resided in the north, pastoralists in the Siberian forests. Alright, Siberia जो है, which is basically the harsh climatic area of Russia present day, वहां पे reside करते थे. They were a humbler body of people than the pastoralists, making a living from the trade in furs of animal trapped in the summer months. There were extremes of temperature in the entire region. Alright? Long winters followed by brief dry summers. Agriculture was possible in the pastoral regions during short parts of the year, but the Mongols, unlike some of the Turks further west, did not take to farming. Neither the pastoral nor the hunting-gathering economies could sustain dense populations, settlements, and as a result, the region possessed no cities. The Mongols lived in tents, gurs, and traveled in their herds from the winter to summer pasture lands. अब एग्रीकल्चर से ये इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे बिकॉज दे वर वेरी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड एज कंपेयर टू द टर्किश रीजन हु इवेंचुअली रिजॉर्टेड टू एग्रीकल्चर. एंड क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रेजेंट नहीं था, उसकी एब्सेंस थी, तो दे हैड नो सिटीज. सिटीज नहीं थी, एक प्रॉपर सेटल्ड सिविलाइजेशन नहीं थी. व्हाई? क्योंकि जैसे विंटर्स और समर्स के बारे में बताया, इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पूरी बेल्ट में बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस थी. तो इस वजह से ये वन प्लेस टू अनदर ट्रैवल करते रहते थे अपने ट्रैवलिंग गियर के साथ, चाहे वो हंटर्स गैदरर्स हो या फिर वो एनिमल हर्डर्स हो, क्योंकि एज द सीजन चेंजेस इनको जगह शिफ्ट करनी पड़ती थी ताकि अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाए. एग्रीकल्चर के लिए इतनी ज्यादा ना तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना वो एरिया उतना ज्यादा सूटेड था फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. ऑलराइट, ethnic and language ties united the Mongol people, but scarce resources meant that their society was
divided into patrilineal lineages. The richer families were larger, possessed more animals, and pasture lands. They therefore had many followers and were more influential in local politics. Periodic natural calamities, either unusually harsh cold winters, when game and stored provisions ran out, or drought which parched the grasslands, would force families to forage there, a field leading to conflict over pasture lands and predatory raids in search of livestock. Groups of families would occasionally ally for offensive and defensive purposes around richer and more powerful lineages, but barring the few exceptions, these confederacies were usually small and short-lived. The size of Genghis Khan's confederation of Mongol and Turkish tribes was perhaps matched in size only by that which had been stitched together in the 5th century by Attila the Hun. So one of the first nomadic cultures, tribes you can say, Attila the Hun, जिसने की एक nomadic system की जो एक रूल एस्टैब्लिश करने की बात आती है, पहल इसी ने करी थी. हाउ? जो सेंट्रल एशियन कन्फेडरेसीज हैं उनमें जो हुन डायनेस्टी है, जो विच वाज आल्सो अनदर टर्किक ग्रुप, हंगरी पे रूल किया करते थे, ऐसा कहा जाता है दे वर द फर्स्ट पीपल हु सक्सेसफुली कैरिड आउट रेड्स ऑन द रोमन एम्पायर. कई सारे रोमन क्रॉनिकल्स एंड एविडेंसेस में ये देखने को मिलता है that the eventual fall of the Roman Empire was this man right here, जिसने इतनी सक्सेसफुल रेड्स करी थी, इतना, ये भी नोमैड्स थे. तो होता क्या था कि अगर नेचुरल कैलामिटीज आ जाती थी, जो कि नॉर्मल भी था, बाढ़ आ जाना, फ्लड आ जाना, या फिर बारिश कम होना, ज्यादा होना, एंड एनिमल हर्डिंग के लिए भी जगह ना मिल पाना, उस टाइम पे जो रिच फैमिलीज थी वो बहुत ज्यादा एक फ्यूडल सिस्टम था और पेट्रिलिनियल फॉर्म था, मतलब फादर टू सन एंड ग्रैंडसन, फादर एंड मेल एयर्स के थ्रू ही होता था. सो ऐसे जो रिचर फैमिलीज थी उनके पास ज्यादा लाइफ स्टॉक था, ज्यादा एनिमल्स थे, ज्यादा लैंड था जिसपे वो अपने जानवरों को चरा पाए. सो दैट इज वाई इनके पास फॉलोअर्स और पावर और मिलिट्री, एक लोकल मिलिशिया भी ज्यादा होती थी. एंड एज नेचुरल कैलामिटीज केम, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने शुरू हो जाते थे. एक लैंड से दूसरे लैंड पे लोग एक दूसरे के ऊपर, जो मंगोल ट्राइब्स होते थे, हमला कर देते थे फॉर सर्वाइवल, ऑलराइट, विद अ प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट. नाउ अटिला द हन की अगर हम बात करें तो एप्थलाइट हुन्स यानी कि जो मंगोल्स थे समवेयर अराउंड 400 सेंचुरी कॉमन एरा, ये सारे लोग, इन लोगों ने they not only stretched from Central Asia but also to Eastern Europe as well. So this was the first part of the third chapter of class 11th history, themes in world history, जिसका नाम है nomadic empires. अभी तक हमने सारा मंगोल एम्पायर, चंगिस खान, इनके ऑपरेशन सिस्टम को समझा. In the next part we'll be reading more of this and getting into the detail. Thank you, team.